Hello students, today we are going to continue our chapter number 11, Work, Energy and Power, and this is video number 2. As per amended syllabus, we know that energy part of this chapter is removed. So we have to study only work and power. In previous class or previous session, we have studied about work completely. Now we have to study about power. But before continuing power, we should have some quick review about the previous video. So in previous video we studied about work, we studied about its definition and formulas. Then we studied the two factors which affect work, and that are displacement and direction of force. Then we studied what are the effect of force on the displacement and the work when it is applied from different or various directions. So we studied four conditions which are given as follow. In fourth point, we studied about the object which is on free fall, and we studied that how we calculate the work done by the falling object. Now, unit of work. So, in previous session, we have already studied that unit of work is joule. Okay. Now, as we know that the force is measured in Newton and displacement is measured in meter. कि आपको पता ही है कि देखिए हमारा जो वर्क है उसका जो यूनिट है उसको नापने का जो मात्रक है वो जूल होता है, और वर्क का जो फॉर्मूला है वो है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, वहीं पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है दूरी होती है, तो दूरी को हम हमेशा मीटर में नापते हैं। ठीक, तो ऐसा यूनिट के हिसाब से जो आपका डिस्टेंस नापने का यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से रखा जाए तो वर्क को हम का जो यूनिट है या तो हम जूल में नापते हैं या न्यूटन इंटू मीटर में नापते हैं। तो न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक न्यूटन इंटू मीटर जूल के बराबर होता है। तो देखिएगा व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है, एंड इफ इट डिस्प्लेसेस टू 1 मीटर, और वो अगर 1 मीटर ही डिस्प्लेस होता है यानी कि 1 मीटर की दूरी तक खिसकता है, तो देन द वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल। तो जो किया गया कार्य है वो 1 जूल के बराबर होगा। तो देखिएगा आपसे वर्क की परिभाषा जब पूछी जाए तो हमने पिछले सेशन में जो पढ़ा, डेफिनेशन जो पढ़े वो लिख सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि 1 जूल क्या होता है। तो अपन को पता होना चाहिए वेन एवर वी अप्लाई 1 Newton force on any object, and if it moves or displaces to 1 meter, then the done work is equal to 1 joule। तो ये जूल की डेफिनेशन हो गई। वर्क इज ऑल्सो मेजर्ड इन अर्ग विच इज स्मॉलर यूनिट। तो देखिएगा हम वर्क को जूल के अलावा एक और यूनिट से नाप सकते हैं जिसे हम अर्ग कहते हैं। तो ये जो अर्ग होता है बेसिकली स्मॉल यूनिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब दूरियां नापते हैं तो ऐसा यूनिट तो मीटर है दूरी नापने का, लेकिन मान लो बहुत कोई छोटी चीज है उसको नापना है तो हम उसे मीटर में नहीं नापेंगे, हम उसको सेंटीमीटर में नापते हैं स्केल से ना, देखा होगा आपने। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप 0.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाएं, तो आप 1-2 मीटर की स्केल तो लेके आओगे नहीं उसको बनाने के लिए, और नापना हमारे लिए उससे पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि वो बहुत जगह घेरेगा, तो उसको रखने में ही बड़ी दिक्कत आएगी, हमको मैनेज करने में दिक्कत आएगी। ऐसे ही मान लो मैं दिल्ली से अलवर की दूरी पूछता हूँ तो वो करीब आपके 160 किलोमीटर के आसपास है। तो 160 जो किलोमीटर है अगर हम मीटर में नापने लगे तो हो लिया काम, है ना। तो अलग अलग जो आपके मेजरमेंट होते हैं उनको अलग अलग यूनिट से नापे जा सकते हैं। तो ऐसे अगर मान लो वर्क बहुत माइन्यूट हुआ है, बहुत छोटा वर्क हुआ है, तो हम उसे और छोटे स्मॉलर यूनिट में मेजर कर सकते हैं, और ऐसे ही एक छोटे यूनिट का नाम है अर्ग। ठीक, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा जो अर्ग होता है वो होता है इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर। जैसे अपना फोर्स का मेजर करने का जो यूनिट है वो न्यूटन है, इसी तरीके से फोर्स को जब बहुत कम मात्रा में फोर्स लगती है तो उसे डाइन में नापा जाता है। ठीक, फोर्स को न्यूटन में ना नाप करके डाइन में नापा जाता है। ऐसे ही जो डिस्प्लेसमेंट होता है हम मीटर में नापते हैं, लेकिन अब काम बहुत कम हुआ है, बहुत छोटा सा काम हुआ है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो सेंटीमीटर्स में होगी। ठीक, तो जिस तरीके से वर्क इज इक्वल टू आप यहाँ देख सकते हैं
वर्क इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर है, यानी कि 1 जूल किसके बराबर होगा, न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होगा। ऐसे ही जो अर्ग है, एक अर्ग यानी कि एक छोटा सा जो वर्क किया गया है वो न्यूटन की जगह डायन आ जाएगा और मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा। तो छोटे जो वर्क हैं, जो सिंपल वर्क्स होंगे, यानी बिल्कुल जो माइन्यूट से डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखने में जो हमको मिलता है, जिसमें बहुत कम फोर्स लगती है, उसको हम अर्ग में नापते हैं। तो अर्ग इज इक्वल टू डायन इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। अब रिलेशन देखें आप जूल के साथ, तो देखिएगा 1 जूल का मतलब हो गया 1 न्यूटन इंटू मीटर। देखो यहाँ पे से आ जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर, और हमारे डेफिनेशन से भी आ जाएगा कि 1 जूल 1 न्यूटन और 1 मीटर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 1,00,000 डाइन होते हैं। वहीं पे 1 मीटर में आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना भूल गया हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वैल्यूज को हम अगर इधर पुट कर दें तो 1 न्यूटन की जगह क्या जाएगा, 10 की पावर 5 डाइन आ जाएगा, और 1 मीटर की जगह क्या जाएगा, 10 की पावर 2 यानी कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन इंटू 10 की पावर 2 या 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको और आगे करते हैं, यानी कि देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं संख्याएं, तो पावर्स जुड़ जाती हैं। तो 5 + 2 7 हो जाएगा, 10 की पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर आएगा। और अपन को पता है डाइन इंटू सेंटीमीटर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पता है कि वो किसके बराबर होता है, अर्ग के बराबर होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगा। तो 1 जूल का अर्ग के साथ जो रिलेशन है वो ये है कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा 10 की पावर 2 जो लिखा हुआ है या 10 स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसके बगल में सेंटीमीटर होना चाहिए था, मैं नहीं लिख पाया। तो आप लोग जब नोट करें या नोट्स बनाएं तो इसमें ज़रूर लिख लें। नाउ मूव टू पावर, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आपके वर्क के बारे में इतना ही था, बहुत छोटा सा चैप्टर कर दिया इन्होंने, एनर्जी का पूरा पोर्शन काट करके। तो आज हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, महज 2 क्लासेस ही इनफ हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिएगा, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर को हम पावर कहते हैं। तो देखिएगा इसको किस तरीके से समझे। देखिए, जब हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ पावरफुल है या नहीं है, या कोई आदमी पावरफुल है या नहीं है, तो उसके लिए बेसिकली हम देखते हैं कि वो दोनों कितना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 लड़कों को भागने के लिए कहते हैं, तो एक जना कुछ दूरी तक जाएगा, थक जाएगा, और दूसरा हो सकता है उससे थोड़ा सा और आगे जा करके थक जाए। तो जो ज़्यादा दूर भागेगा हम उसको ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। ऐसे ही किसी यानी कि 2 स्टूडेंट्स को क्लासेस की बेंचेस वगैरह को उठा करके बाहर रखने को कहा जाए, तो दोनों उठाएंगे, कोई ना कोई एक जना जल्दी थकेगा और दूसरा काम में लगा रहेगा। तो जो व्यक्ति ज़्यादा समय तक काम करता रहता है या दिए गए समय में ज़्यादा काम कर लेता है उसे हम ज़्यादा पावरफुल मान लेते हैं। तो यहाँ पे पावर की भी डेफिनेशन यहीं से आती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी काम को करने की जो दर है वो, यानी कितना ज़्यादा कर सकता है गिवन टाइम में काम, उसे ही हम पावर कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा या वस्तु के द्वारा या मशीन के द्वारा दिए गए समय में या यूनिट टाइम में जितना ज़्यादा काम होता है वो उसकी पावर पे निर्भर करता है। तो इन अनदर वर्ड, द वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो दूसरे शब्दों में कहें कि एक इकाई समय में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किया गया कार्य उसका पावर कहलाएगा। तो जो हमारी पावर होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो देखिएगा, जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिक्स में जितने भी इस तरह के आपके फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनर्शिया हो गया, ठीक है, या पावर हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ये जो है 2 क्वांटिटी में रखे जाते हैं, या तो वेक्टर क्वांटिटी में रखे जाते हैं या स्केलर क्वांटिटी में रखे जाते हैं। तो देखिएगा, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है ये पता होता है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में हो रहा है ये पता नहीं होता। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है और साथ के साथ उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो जैसा कि मैंने कहा
कि जो पावर होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि पावर किस दिशा से, किस डायरेक्शन से लगता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और साथ के साथ उसका डायरेक्शन भी हमें पता है। जैसे कि फोर्स की बात की जाए तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता होता है कि वो कितना ज़्यादा या कितना कम लगाया जा रहा है उसे, और साथ के साथ हमें ये भी पता होता है कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आई होप आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गई होगी। हालांकि ये आप 7th 8th में ही पढ़ लेते हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने आपको जस्ट बता दिया नॉलेज के लिए। तो पावर के बारे में हमको ये पता लगा कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा काम करने की दर को हम पावर कहते हैं। तो काम करने की दर यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग कितना काम हो रहा है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। यानी कि गिवन टाइम में कितना ज़्यादा काम हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द पावर। यानी कि बहुत ज़्यादा है तो ही विल डू मोर वर्क इन लेसर टाइम। ठीक, कि यदि किसी व्यक्ति में पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा काम कर पाएगा कम समय के अंतर्गत। तो इसका फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, जहाँ पे W वर्क है और T टाइम है और P पावर है। तो अपन ने जो भी फोर्स वाला पार्ट पढ़ा था, यानी कि प्रीवियस जो वीडियो हमने पढ़ा था, उसमें हमको पता है W इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये पढ़ा था। तो अगर मैं इस वैल्यू को उठा करके इस W की जगह रखूं तो ऐसा हो जाएगा डेफिनेशन हमारा, P इज इक्वल टू एफ इंटू एस अपॉन टी। यानी मैंने W की जगह क्या रख दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रख दिया। तो देखिएगा प्रीवियस क्लास में हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे, न्यूटन के 3 लॉज पढ़े थे, जिनमें पहला जो था आपका लॉ ऑफ इनर्शिया था, दूसरा मोमेंटम पे बेस्ड था, तो उसके सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो था न्यूटन का, उसके अंतर्गत पढ़ा था कि फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो अगर मैं इस फोर्स की जगह इस वैल्यू को उठा करके रख दूं तो P इज इक्वल टू एम ए इंटू एस अपॉन टी हो जाएगा। और अपन को पता है S डिस्प्लेसमेंट होता है, T टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस ही हो गया। तो अपन को पता है वेलोसिटी वाले पार्ट से कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी के बराबर होता है। फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इस F की जगह तो मैं उठा करके ये M रख दूं, और इस S और T के बदले में डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह मैं वेलोसिटी रख दूं, तो आपका पावर हो जाएगा MAV, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। यानी कि देखिए हमारे पास पावर की 2 फॉर्मूले आ गए हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या फिर पावर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। ठीक, या फिर हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 3 अलग अलग इक्वेशंस के रूप में, यानी कि हमारे पास जैसा न्यूमेरिकल होगा हम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। वर्क दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे। फोर्स दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर मास, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दी हुई है तो इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। आगे बात करें यूनिट ऑफ पावर की, तो देखिएगा जिस तरीके से सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं उसे नापने के लिए, तो ऐसे ही पावर को जो है वाट में नापा जाता है। द यूनिट ऑफ पावर इज वाट विच इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ जेम्स वाट हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। तो जब पावर की खोज हुई, पावर के बारे में क्या कहते हैं डिफाइन किया गया, तो इसकी जो यूनिट है उसको वाट रखा गया, इसका नाम वाट रखा गया। और ये एक्चुअल में स्टीम इंजन यानी कि जो भाप से चलने वाला जो इंजन है, इसकी इजाद करने वाले जो साइंटिस्ट थे जेम्स वाट, उनके नाम पर इसके यूनिट को रखा गया। पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। तो देखिएगा, तो जहाँ पावर जो है हम उसको वाट में नाप सकते हैं, जूल पर सेकेंड के रूप में भी नाप सकते हैं। अब देखिएगा पावर के बारे में हमको पता है वर्क अपॉन टाइम है, जस्ट प्रीवियस जो हमने स्लाइड है उसी के अंदर पढ़ लिया था। तो अगर हम यूनिट रखें तो पावर का यूनिट क्या है, वाट है, और वर्क को हम जूल में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो 1 वाट जो है वो जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक, तो हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो आप इसको इस तरीके से लिख लें
या इस तरीके से लिख लें, दोनों एक ही चीज़ है। देखिएगा यहाँ पे s की पावर 1 है, ये डिवीजन में दिखाया हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा, लेकिन s की पावर जो हो जाएगी वो 1 की जगह इन्वर्स हो जाएगी, यानी कि -1 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो चीज़ तो दोनों ही एक ही हैं, आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, तो एक ही लाइन में आ जाए, इसलिए आमूमन इसी तरीके से लिखा जाता है बुक्स वगैरह में। तो आप याद रखें कि 1 वाट यानी कि वाट को हम जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो पावर को नापने के लिए हम जूल का इस्तेमाल कर, यानी कि जूल नाम के मेजर का इस्तेमाल करते हैं, यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसको जूल पर सेकंड में भी नापा जा सकता है। इसके अलावा पावर इज ऑल्सो मेजर्ड इन हॉर्स पावर, की पावर को नापने का एक और यूनिट है जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। तो देखिएगा 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है। तो देखिएगा आपने हॉर्स पावर सुना होगा, जब कभी हम मोटर लेने जाते हैं, पानी पंप करने का जो मशीन वगैरह है, इस तरह के जो मोटर वगैरह लेने जाते हैं, वो हमेशा आपको हॉर्स पावर में ही बताएंगे कि भाई ये 2 हॉर्स पावर का है, 1.5 हॉर्स पावर का है या 2.5 हॉर्स पावर का है। तो आप उसको 746 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि उसमें कितनी पावर है। ठीक, तो हॉर्स पावर से भी आपके पावर को नापा जाता है। नाउ कम्स इलेक्ट्रिक पावर। तो है तो ये भी पावर ही। तो इलेक्ट्रिक पावर भी क्या है? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी के ट्रांसफर होने की दर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यानी कि गिवन टाइम में कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उस सर्किट में जाएगी, ये उस इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर होगी। ठीक, अब इसको इस तरीके से समझें कि 1 कूलम चार्ज, तो देखिए चार्ज आपके इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि चार्ज का फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी करंट फ्लो का मतलब होता है चार्ज का फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक, तो हम मान लेते हैं, तो चार्ज को हम कूलम में नापते हैं। ठीक, तो अगर क्यू कूलम चार्ज को पोटेंशियल वी, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में, यानी कि पास किया जाए टी सेकेंड के अंदर, तो अपन को पता है पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक, तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्क की बात हो रही है, वर्क चार्ज के केस में हो रहा है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से लिंक्ड है, वो चैप्टर हमारा आ नहीं रहा, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो देखिएगा किसी भी सर्किट में 2 टर्मिनल्स होते हैं। तो मान लो ये टर्मिनल है, ये आपका बी टर्मिनल है। ठीक, तो हम मान लेते हैं ये हमारा ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, या फिर 2 पॉइंट्स मान लीजिएगा किसी भी सर्किट का। तो यहाँ से जब चार्ज यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक, यानी कि यहाँ मौजूद जो चार्ज होगा वो यहाँ तक पहुँचेगा, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ समय ज़रूर लेगा, है ना। सफ़र करने के लिए टाइम तो लगता ही लगता है। और चूंकि ये बी पॉइंट से ए तक पहुंचा है, तो कुछ ना कुछ पहुंचाने के लिए काम भी किया गया होगा, तो ये वर्क हो गया। तो देखिएगा एक चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, ठीक, टी समय में किसके बराबर होगा? पावर के बराबर हो गया। यानी कि क्यू कूलम, यानी कि यहाँ पे एक चार्ज था, मान लेते हैं वो कितना था? आपका क्यू था। तो क्यू चार्ज को टी टाइम में ए तक लाने के लिए किया गया कार्य आपके पावर के इक्वलेंट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चार्ज का, यानी कि क्यू का एक रिलेशन है आपके करंट के साथ, और वो क्या है कि करंट जो होता है वो बराबर होता है आपके क्यू अपॉन टी के। यानी कि करंट होता क्या है? रेट ऑफ
फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी कि आपके चार्ज के बहने की दर को हम करंट कहते हैं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे, यानी कि जो चार्ज का डिफरेंस होगा उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम वी से यानी वोल्टेज से डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से बिलोंग करती हैं, जो कि हमने पढ़नी नहीं है। ठीक, तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमारे आ नहीं रहा है। तो मैंने आपको रिलेशंस बता दिए हैं, अब हम इसको आगे करते हैं। तो देखिए, क्योंकि अभी आप कन्फ्यूजन जरूर हुआ होगा आपको कि भाई ये वर्क V इंटू क्यू कैसे हो गया, या क्या ये क्या बवाल है। तो अब मैंने आपको इसको समझाने के लिए बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम चार्ज के फ्लो को देखते हैं और उस चार्ज को फ्लो करने में जितना आपसे कार्य कराया गया है वही पावर के इक्वलेंट होता है। ठीक तो हमको पता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। यहाँ पे वर्क जो हुआ होगा वो क्या होगा, दो टर्मिनल्स के बीच में पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हुआ। अब यहाँ पे जो वर्क है वो एक कूलम चार्ज को टी टाइम में किसी जगह लाने के लिए किया गया कार्य के बराबर था, यानी किया गया कार्य। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका V होगा, दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा, वोल्टेज में लिखा जाता है, और Q चार्ज हो गया। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके W के इक्वलेंट आता है। ठीक, तो W इज इक्वल टू V इंटू वी क्यू हो जाएगा। अब ये जो आपका Q अपॉन टी है ये I के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो टाइम लगेगा चार्ज को पहुंचने में वो करंट के बराबर होता है। ठीक, V इंटू क्यू डब्लू के किए गए काम के बराबर होता है, और Q अपॉन टी करंट के बराबर होता है। तो W को हम V इंटू क्यू लिख देंगे। ठीक, और Q अपॉन टी जो होता है वो आपके करंट के बराबर होता है। तो एक्चुअल में पावर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के प्रोडक्ट के इक्वलेंट होता है। ठीक, अब ये V वोल्ट होता है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वोल्टेज होता है, क्या होता है। ठीक, वहीं पे I जो होता है वो करंट है, यानी कि चार्ज कितना बह रहा है सर्किट में वो I दर्शाता है, और दो टर्मिनल्स के बीच में कितना वोल्टेज का डिफरेंस है वो V बताता है। तो हालांकि ये सब इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से बिलोंग करता है, इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, तो इसको याद कर लीजिएगा। वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है, और Q अपॉन टी I के बराबर होता है। तो इनको रिप्लेस कर देना है फॉर्मूले के अंदर, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये आपका पावर का चौथा फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो एक तो है हमारा P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक, दूसरा है P इज इक्वल टू एफ इंटू एस अपॉन टी, और तीसरा है P इज इक्वल टू एम ए वी, और चौथा हो गया P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो करंट और वोल्टेज दिया हुआ हो, जो कि वैसे एग्जाम में आने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन पावर वाली जो चैप्टर का पार्ट आ रहा है तो इसे छोड़ा नहीं जा सकता था, बताना ज़रूरी था। तो वैसे संभावना नहीं है कि आए, लेकिन फिर भी आए तो मैंने एटलीस्ट आपको पढ़ा दिया है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ वोल्टेज और करंट की बात हो तो आप इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लें। इलेक्ट्रिक पावर इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। तो अलग अलग पावर प्लांट होते हैं। तो देखिएगा, ये जो हमारा चैप्टर था इसके अंदर एनर्जी वाला पूरा पोर्शन इन्होंने हटा दिया है। उसके अंदर हमको वैसे बहुत सारे पावर प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ना था, कि आपके सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रो पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, दुनिया भर के पावर प्लांट होते हैं। वहाँ पे एक्चुअल में जो भी आपका जिस भी तरह का पावर प्लांट होता है उसका जो एंड जो प्रोसेस होता है वो जनरेटर को घुमाने का ही होता है। तो जो जनरेटर होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो आमतौर पे किसी भी पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें जनरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है हम इलेक्ट्रिक जनरेटर से हासिल करते हैं अलग अलग पावर प्लांट्स के अंदर। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बैटरीज, यानी कि देखिएगा छोटे लेवल पे बैटरीज से भी हम इलेक्ट्रिक पावर को हासिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कह रहा है ऑन कमर्शियल स्केल कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन किलोवाट। देखिएगा किलोवाट आवर वैसे तो वाट में आपके इलेक्ट्रिक पावर को नापा जाता है,
लेकिन बात करें फैक्ट्रीज वगैरह की, कंपनीज वगैरह में, वहाँ पर ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे घरों के जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं वो 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, और खूब पैसे वाले हैं, खूब एसी वेसी चलाते हैं तो 8-10 हज़ार के आसपास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 8-10 हज़ार यानी कि मैक्सिमम हो गया लगभग लगभग, और नॉर्मल फैमिलीज़ में 2-3 हज़ार रुपये का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। लेकिन वहीं पे जो आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह में है 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए की मंथली जो उनकी बिजली का बिल आता है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किस लेवल पे इस्तेमाल की जाती होगी, कितने लार्ज स्केल पे इस्तेमाल की जाती होगी। अब चूंकि लार्ज स्केल पे इस्तेमाल की जाती है, इस वजह से वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मेजर करने के लिए किलोवाट आवर नाम की यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कमर्शियल स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है उसे मेजर करने के लिए हम किलोवाट आवर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि हमारे घरों में भी जो इलेक्ट्रिसिटी नापने की जो मीटर होती है, इलेक्ट्रिक मीटर जो होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में नापी जाती है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई आप महीने में 150 यूनिट का इस्तेमाल करते हो, या 70 यूनिट का इस्तेमाल करते हो, 40 यूनिट का करते हो, या 50 यूनिट का करते हो। ये बिजली के बिल में लिखा हुआ होता है। और जो 1 यूनिट होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 1 यूनिट। ठीक। तो जैसे किसी व्यक्ति के घर पे 100 यूनिट का बिल आया है, तो आप 100 को 1 किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 किलोवाट आवर आपने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है, तब जाके आपका 100 यूनिट आएगा। ठीक। और उसके हिसाब से आपका चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो 1 यूनिट जो होता है उसको हम 1 किलोवाट आवर लिख सकते हैं। जैसे हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम ऐसे ही किलोवाट को अगर आप वाट में चेंज करोगे तो वो 1000 वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, 2 हिस्सों में स्प्लिट करें, तो किलोवाट अलग हो जाएगा, आवर अलग हो जाएगा, घंटा अलग हो जाएगा। तो 1 किलोवाट को तो हम 1000 वाट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 आवर। ठीक। अब इस 1 आवर को अगर मैं सेकंड में चेंज करूं तो अपन को पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में 3600, 60 इंटू 60, 3600 सेकंड होते हैं। तो इस वजह से हम ये जो 1 किलोवाट आवर है इसको 1000 वाट, यानी कि 1 किलोवाट है तो 1 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर को हम सेकंड में चेंज करें तो 60 इंटू 60 हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर आपका हो जाएगा कुल मिला के कितना, 60 इंटू 60, 3600। 3600 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 लाख जूल आ जाएगा। तो अगर हम इसमें भी देखें तो ये तो क्या था, हमारा वाट था। वाट क्या होता है, पावर होता है। और पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड के रूप में लिख सकते हैं। ये 60 इंटू 60 आपका 1 आवर को 3600 सेकंड्स में बदल दिया। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हम देखें, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होते टाइम सेम नंबर्स आ जाएं तो वो कट सकते हैं। तो यहाँ के एस से ये वाला एस जो है आपका कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है और ये वाला एस नीचे, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऊपर नीचे वाले नंबर्स एक जैसे हों तो कट सकते हैं। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बदलें, जो कि आपने 9th क्लास में आपने मैथ्स में सीख ही लिया था। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में करते हैं क्या है, हम पहला जो नंबर होता है उसके आगे डेसिमल लगा करके बाकी के नंबर्स को हम 10 की पावर्स में लिख देते हैं। तो ये 3.6 हो जाएगा। 3.6 के बाद नंबर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 के साथ 6 पावर लग जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे 1000 जूल पर सेकंड था और ये 3600 सेकंड था, तो सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा, जूल। तो ये आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो गया। यानी कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में इतना जूल वर्क किया जा सकता है या एनर्जी होती है।
ठीक, अब इससे कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स इफ 1 किलोवाट बल्ब इज यूज्ड फॉर 1 आवर, यानी कि हम 1 घंटे तक 1 किलोवाट का बल्ब यूज में लें, जलाएं, यानी कि 1000 वाट का बल्ब लाएं, उसको जलाएं 1 घंटे तक, तो देन इट विल कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 घंटे में वो बल्ब 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेगा, यानी कि वो 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। तो हालांकि हमारे घरों में जो लाइट्स लगी हुई हैं, ट्यूबलाइट वगैरह लगी हुई हैं, ट्यूबलाइट 40 वाट की होती है, 20 वाट की भी आती है, जो मोटी वाली होती है वो 40 वाट की होती है, पतली वाली जो ट्यूबलाइट होती है वो 20 वाट की होती है। और आमतौर पे हमारे घरों में बल्ब नहीं लगते हैं, बल्ब की जगह CFL वगैरह का इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि 7, 8, 10 वाट तक का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 1000 वाट का अगर बल्ब जलाओगे तो घर में सूरज लगा लिया है ऐसा लगेगा आपको, इतनी भयानक रोशनी हो जाएगी, आप बल्ब की तरफ देख तक नहीं पाओगे। तो आप यूं कह सकते हो 10-10 वाट के 100 बल्ब अगर हम घर में 1 घंटे तक जलाएं तो वो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खा जाएगा। ठीक, तो ये था पूरा पावर के बारे में। तो इसके कुल मिला के 4 करीब आपके फॉर्मूले थे। ठीक, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस चैप्टर में। और इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, इसके अनुसार आपसे पूछा जा सकता है कि भाई घर में एक ट्यूबलाइट है, 2 लट्टू हैं, एक टीवी है, वो इतना इतना घंटा चलते हैं और उनकी वाटेज इतनी 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 है, यानी उनकी पावर बता दी जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि बताओ 1 दिन में, 10 दिन में या 30 दिन में वो कितनी बिजली खाएगा, यानी कि हमको इलेक्ट्रिसिटी जो उसने कंज्यूम की है उसको यूनिट में दिखाना पड़ेगा या बिल कितने का बनेगा, रेट और दे रखा होगा तो वो बताना होगा। तो बहुत इजी चैप्टर है, अब तो इस चैप्टर में कुछ रहा ही नहीं है। ठीक, तो पावर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और दूसरा आपके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही है। तो देखिएगा, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और नोटिफिकेशन बटन भी दबाएं ताकि आप तक सबसे पहले मेरे वीडियोस पहुंचे। ठीक, तो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।